हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम में स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके लिए कक्षा 5वीं हो, चाहे 8वीं हो, 10वीं हो या 12वीं हो, ठीक है बेटा, चारों बोर्ड क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली लेके आ रहा हूँ बेटा। तो बेटा आज की समय क्लास में जो है हम लोग कक्षा 10वीं का जो है आपका साइंस डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, आप लोग के सामने हाईलाइट जो हो गया होगा बेटा उसका आ गया होगा। ठीक है, तो अगर बेटा आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का पूरा सॉल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है, कोई डाउट भी अगर आपको होता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा, बेझिझक कमेंट करना आपको। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, आपका हर एक डाउट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लियर किया जाएगा और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। तो बेटा चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर से एक छोटा निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी आपके मित्र हैं उन सभी को इस क्लास के लिंक भेजना। ठीक है, ताकि ऐसे बच्चे जो है पेड पढ़ाई नहीं कर पाते, मतलब पेड जो है कोर्स नहीं खरीद पाते, उनके लिए फ्री क्लासेस लेके आते हैं हम लोग डेली। ठीक है बेटा, और गारंटी लेते हैं बेटा कि यहाँ से आपके डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी बार आए भी हैं। जो बच्चे पिछले पास हुए हैं आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको हर एक चीज़ की जानकारी वो बच्चे दे देंगे। ठीक है, तो जो हमारा बेटा आज का पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन डार्ट संरचना बताइए। तो मीथेन की इलेक्ट्रॉन डार्ट संरचना बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा कि मीथेन में 2 कार्बन परमाणु हो और 6 हाइड्रोजन परमाणु हो। कितने? 2 तो कार्बन परमाणु हो गए बेटा हम लोग के और 6 जो है वो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है बेटा, होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बन के सबसे बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर कार्बन के लिए 4 वेलनेस इलेक्ट्रॉन डार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन डार्ट होते हैं इस प्रकार के। ठीक है बेटा, दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, समझिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन डार्ट संरचना बताइए। तो मीथेन में कितने होते हैं? तो देखिए, मीथेन की इलेक्ट्रॉन संरचना डार्ट संरचना इस प्रकार है कि परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन कार्बन, C4 हाइड्रोजन, H जो है वो H होगा मीथेन के बराबर। मीथेन के बारे में कुछ और जानकारी हम देखते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है बेटा उसमें, वो इसमें बोल रहा है कि मीथेन एक रासायनिक यौगिक है, यह सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। कौन? मीथेन। ठीक है, तीसरा क्या है कि यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। ठीक है, चौथा बोल रहा है मीथेन में बनने वाला बंध संयोजक बंध है। ठीक है, चौथा बोल रहा है बेटा कि मीथेन बिजली का खराब कंडक्टर है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि मीथेन का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में और 23 में आया हुआ है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं या तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं। ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई इसलिए देते हैं क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें विचलित हो जाती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें जो है ना विचलित हो जाती है, जिस कारण से हमको क्या है, देखने पर जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। चलो मैं आपको लिखा था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। चलो थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कि हट जाएगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देने की वजह यह है कि वायुमंडल में मौजूद धूल और पानी के कण सूर्य से आने वाली नीली रोशनी को लाल रोशनी में ज़्यादा बिखेरते हैं, इसलिए जो हमको आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है बेटा, वहीं अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोफिल्म की पत्तियां कैसे पुनरुत्पादन करती है। तो बायोफिल्म की पत्तियां वनस्पतिक प्रवर्धन के जरिए अलैंगिक रूप से प्रजनन करती है। बायोफिल्म की पत्तियों पर खांचे होते हैं जिनमें से कलियां निकलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया इस प्रकार है। क्या बोल रहा है पहला पॉइंट कि अमीबा में द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि इस प्रक्रिया में अमीबा का शरीर 2 नए शरीरों में बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया के दौरान अमीबा का केंद्रक 2 संतति केंद्रकों में बट जाता है। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा आप लोग कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बेटा। चलो देखिएगा, ये रहा आपका आंसर कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बताऊँ आपको मैं। ठीक है, तो जो है ना ये ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी, ठीक है, इसमें जो है क्या बोल रहे हैं भैया, इसमें बोल रहे हैं भैया वो, इसमें ये बोलना चाहते हैं वो भैया भाई साहब, देखिएगा क्या बोल रहे हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब इसमें ना हम मान लीजिए गैस है, तो इसमें से ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है ना। अब वहीं अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण है, मतलब ये जो है ना, ये मान लीजिए क्या है, स्टोर है, क्या है, एक स्टोर है हम लोगों का। ठीक है, यहाँ इसका मिट्टी का तेल रखा हुआ है, और अगर ये मिट्टी का तेल इसमें जाएगा तब जाके इसमें ऊर्जा निकलेगी, वरना ऊर्जा नहीं निकलेगी। मतलब इसमें तो ऊर्जा ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, परंतु इसमें ऊर्जा जो है वो बनानी पड़ती है, किसके द्वारा, इसके द्वारा बनती है, घासलेट के द्वारा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अभिक्रिया मिश्रण का तापमान घट जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो निकलती है, मतलब अवशोषण होता है, लेती है वो। ठीक है, बल्कि इसमें क्या है, वो भैया निकालती है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, दोनों क्लियर हो जाए आपको। चलो अगला पॉइंट बोल रहा है इसका कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पादकों की रासायनिक पदार्थ प्रारंभिक अभिक्रिया की तुलना में कम होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में उत्पादन की ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है बेटा, इसी के साथ बेटा आपकी आज की क्लास जो है उसमें लगभग हम लोग 7 से 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए हों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिएगा बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।